माया का नीला आकाश नाम से हमने मायावती के वारिस की खबर आपको दिखाई थी, लेकिन हमारी यह खबर मायावती को चुभ गई, क्योंकि इस कहानी में हमने बताया था कि बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और शायद मायावती अपने भतीजे के जरिए परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। मायावती ने आज हमारी इस खबर पर मोहर लगा दी, लेकिन एबीपी न्यूज को कोसते हुए। मेरे छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद को मेरे जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में हाल ही में मेरे साथ कुछ कार्यक्रमों में शामिल रहने पर उसको पार्टी में बढ़ावा देने व उत्तराधिकारी आदि के रूप में खासकर एबीपी न्यूज़ द्वारा पूरा कार्यक्रम बनाकर प्रदर्शित करना, ये सब बीएसपी विरोधी षड्यंत्र है। इस बात को सुनकर लग तो ऐसा रहा है जैसे बहन जी इस बात से बौखलाई हुई है कि उनके भतीजे आकाश का नाम उनके वारिस के तौर पर क्यों बताया जा रहा है। खासकर एबीपी न्यूज़ द्वारा पूरा कार्यक्रम बनाकर प्रदर्शित करना। मायावती के बगल में खड़े इस लड़के को पहचान लीजिए। नीले सूट में दिख रहे इस लड़के को जान लीजिए। चाहे अखिलेश मिलने आए या फिर तेजस्वी, हर मौके पर यह नौजवान मायावती के साथ साए की तरह दिख रहा है। घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर, मायावती के साथ यही लड़का नजर आता है। सवाल तो मन में होगा ही कि आखिर जिस मायावती के पास बड़े से बड़ा नेता फटक भी नहीं पाता है, उसके साथ साए की तरह दिखने वाला ये कौन है। इस नौजवान का नाम आकाश है, जो मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे और मायावती के भतीजे हैं। आकाश लाइमलाइट में उस वक्त आ गए जब अखिलेश यादव 15 तारीख को मायावती को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे। दरवाजा खुला और मायावती बाहर आई। साथ में नीले रंग का सूट पहने आकाश भी थे, लेकिन आकाश के सामने सुरक्षाकर्मी आ जाता है और यहीं पर आकाश की अहमियत समझ आती है। गार्ड के सामने आते ही सतीश चंद्र मिश्रा हाथ लगाकर उसे तुरंत साइड करते हैं ताकि आकाश मायावती के जस्ट बगल में खड़े हो सके। लेकिन मायावती इसी बयान के आगे मन की बात कह जाती हैं कि अपने भतीजे को राजनीति में जरूर लाऊंगी। जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर उसे संघर्ष से जोड़ने व उससे सीखने का अवसर जरूर अब मैं प्रदान करूंगी। ये सोच रहेंगे कि मैं किनारे कर दूंगी, लेकिन मैं मान्यवर श्री काशीराम जी की शिष्या हूँ, इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में ही अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर वह उसे संघर्ष से जोड़ने एवं उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहन जी ने पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी हो कि जन्मदिन पर भतीजा साथ दिखेगा तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो मीडिया पर ठीकरा फोड़कर समर्थकों की सहानुभूति बटोर लूंगी। मायावती ये अच्छी तरह से जानती है कि बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है और संस्थापक कांशीराम ने तो परिवार को दरकिनार करके उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था। ऐसे में आकाश को लेकर सवाल उठ सकते थे, लेकिन मायावती ने मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर सहानुभूति के लिए फायरिंग करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि मायावती आकाश को उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार नहीं कर रही हैं, तो फिर 23 मई 2017 को सहारनपुर की रैली में, 23 सितंबर 2017 को वडोदरा की रैली में आकाश क्या कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर लगता तो यही है कि मायावती ने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी बनाने का प्लान लंबे समय से तैयार कर रखा है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर उसे अमल में लाना शुरू किया तो परिवारवाद का जिक्र होने लगा, और परिवारवाद से बचने के लिए मायावती ने मीडिया पर ठीकरा फोड़ा और फिर राजनीति में लाने की बात कह डाली। मायावती जी देश में दर्जन भर नेता परिवार की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। आप भी उससे जुड़ जाइए, आप सुप्रीमो हैं, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करने वाली राजनीति तो नहीं कीजिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। बीजेपी के वीर हजारी, जी हाँ, 1000 ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को बीजेपी तैयार करने जा रही है जो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए प्लानिंग करेंगे।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देश की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। इस बार की परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है। काला धन वापस आना चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। लेकिन अब ना तो 2014 का दौर है, ना ही वो रणनीति। नए चुनाव के साथ सारे पुराने सिनेरियो भी बदल चुके हैं, तो बीजेपी ने भी 2019 जीतने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। 65% जनसंख्या 35 साल की उम्र की, हम देश के जवानों के लिए गर्व कर रहे हैं। देश की नव युवा पीढ़ी का गर्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात को ध्यान में रखते हुए सारा फोकस युवा वोटरों की तरफ बीजेपी ने मोड़ दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा देश भर के युवाओं को साथ लाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। मेन टारगेट वो युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। हर युवा कहेगा कि मेरा पहला वोट मोदी को जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू हो गई है और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि युवा मतदाताओं तक पैठ बना सके, खास तौर पर वो मतदाता जो पहली बार वोट करने जाएंगे। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे वो सच है जो देश की सियासत में बड़ी लकीर खींचने का मादा रखती है, क्योंकि युवाओं के बीच से निकली हुई आवाज ही संसद तक पहुंचेगी। युवाओं के यज्ञ से उठा धुआं ही देश की दशा और दिशा तय करेगा। हमारा जो कैंपेन है, आज दो महीने तक ये कैंपेन चलने वाला है। इसके अंदर यूथ को हम जो मेरा पहला वोट मोदी को, हमने ये कैंपेन की शुरुआत करी है। तो जो युवा है, मिलेनियम वोटर है, 2000 के बाद पैदा हुआ, पहला वोट अपना नरेंद्र मोदी जी को दें। बीजेपी ने पहला वोट मोदी को नाम से कैंपेन चलाया है। देश में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो 2019 में पहली बार वोट करेंगे, और इन वोटरों की खूबी क्या है वो पीएम मोदी से बेहतर कौन समझ सकता है। समाज के प्रति घिसी पिटी सोच, जाति समुदाय के विचार से ऊपर उठने की अक्षमता। पीएम मोदी और बीजेपी को पता है कि अगर 15 करोड़ युवा वोटर जाति धर्म के ऊपर उठकर वोट कर देते हैं तो सारे सियासी समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। यूपी में हुआ गठबंधन जातीय और धार्मिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है, और इस समीकरण को सिर्फ एक चीज ध्वस्त कर सकती है, वो है देश के युवा। चाहे वो स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड करने का काम हो, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें लोन देने का काम हो, या मेक इन इंडिया के माध्यम से कैसे देश में नई नई चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में ही बने। ऐसी ना जाने कितनी सारी योजनाएं जो मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, और उन योजनाओं को हम युवाओं तक ले जा सके, इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की चलाई सारी योजनाओं को रट लिया है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बारीकी से जान लिया है, और यही बात वो देश के दूसरे युवाओं तक पहुंचाने वाले हैं। बीजेपी युवा मोर्चा अगले 2 महीने के दौरान विजय लक्ष्य 2019 अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए युवा संसद, टाउन हॉल, ऑनलाइन संवाद, बाइक रैली, कैंपस एम्बेसडर, नमो ऐप डाउनलोड, कमल कप खेल प्रतियोगिता, कमल युवा महोत्सव, नुक्कड़ नाटक और सबसे जरूरी 1000 यूथ आइकॉन का चुनाव करने जा रही है। और वही युवा होंगे बीजेपी के वीर हजारी जो मोदी रथ के सारथी बनेंगे। इस तरीके से इस कैंपेन के अंदर हम लोग चाहे वो यूथ पार्लियामेंट के थ्रू हो, चाहे वो जिस तरीके से बाइक रैलीज हो, चाहे टाउन हॉल के जरिए, ऐसे बहुत अलग अलग कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे 10,000 जो यूथ आइकन्स को हम लेने वाले हैं पूरे देश भर से। बीजेपी ने अपने इस कैंपेन के लिए खास तरीके की टी शर्ट डिजाइन कराई है जिस पर नमो अगेन लिखा हुआ है। संसद भवन में हुई बहस के दौरान कई सांसद भी इस टी शर्ट को पहने नजर आए थे। देश भर में अलग अलग सैकड़ों जगहों पर इस तरीके से, जैसा अभी युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी तरीके से युवाओं को जोड़ने की एक कोशिश है। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि देश भर के युवाओं को अपनी तरफ खींच सकें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बारे में बता सकें, और खास तौर पर वो मतदाता जो पहली बार वोट करने के लिए पहुंचेंगे।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार के चुनाव में 90 करोड़ मतदाता शामिल हो सकते हैं, जिनमें से 25 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 24 साल से कम है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 17.16 करोड़ वोट मिले थे। मतलब साफ है कि बीजेपी को 24 से कम उम्र के वोटरों के अच्छे खासे वोट मिले तो उसे सत्ता में जोरदार वापसी से कोई रोक नहीं सकता। और अगर 2019 में मोदी दोबारा संसद को दंडवत प्रणाम करते नजर आ जाएं, तो आश्चर्य मत कीजिएगा, तस्वीर ऐतिहासिक होगी। राजनीति में गाली का नया अध्याय शुरू हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपशब्दों और गालियों का निशाना होते थे और इस बार निशाना साधा गया है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर। गठबंधन क्या है? गठबंधन जिसके कंधे पर 2019 की जंग की कमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास। वो अमित शाह बीमार हैं, जो अपनी चाल से विरोधियों को पस्त कर देते हैं। उन अमित शाह को स्वाइन फ्लू ने बीमार कर दिया है। अमित शाह एम्स में भर्ती हैं और बीजेपी के नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री उनकी हेल्थ का अपडेट ले रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक में सत्ता के नाटक से बौखलाए कांग्रेस के सांसद ने जो कहा, वो सियासत के गिरते हुए स्तर का जीता जागता उदाहरण है। उसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। अगर हाथ लगाने से कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कर्नाटक का सरकार चूने से लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगा। जैसे ही बीके हरिप्रसाद ने अमित शाह के लिए बद्दुआ मांगी, बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिया है। यह तो मुगल संस्कृति में होता था कि भाइयों का कत्लेआम कर दो, किसी के स्वास्थ्य का नाजायज फायदा उठा दो, किसी के स्वास्थ्य खराब होने पर अशुभ की कामना करो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम प्यार की पार्टी हैं, हम डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, हम संविधान बचाना चाहते हैं, और वही दूसरी ओर बीके हरिप्रसाद जी का इस प्रकार का बयान, वह भी मजाक उड़ाते हुए, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली संस्कारों को दर्शाता है। यह बिल्कुल अनुचित है और बहुत ही दुखद है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतने वर्षों तक सक्रिय रहने वाली पार्टी इस प्रकार से बीमारी की मजाक उड़ाती है। राहुल गांधी जी का इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और इस विषय पर कहीं न कहीं मुझे लगता है एक अपॉलॉजी लेटर इशू करना चाहिए कांग्रेस पार्टी। ये बात सही है कि राजनीति में भाषा का गिरता स्तर गंभीर बीमारी है। ऐसे में दुआओं की जगह बद्दुआ देना जायज नहीं ठहराया जा सकता। सियासत में बयानों की वजह से ही बाजी जीती भी जाती है और हारी भी। दोनों पार्टियों में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात में एक चुनावी सभा के दौरान नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, दर्द और मौत के सौदागर। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय बेचने वाला बोलकर मोदी को जिता दिया। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। 2015 में बीजेपी के मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी रामजादे वाला बयान देकर बीजेपी को हरवा दिया था। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में रामजादे की सरकार बनेगी, की सरकार बनेगी। 2017 के गुजरात चुनाव में भी मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहकर बीजेपी को मुद्दा थमा दिया था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी नफरत की नहीं, प्यार की राजनीति करने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी अपील का असर उनके नेताओं पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अरुण जेटली के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं और उनके नेता अमित शाह के लिए बद्दुआ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।